I welcome you all to the lecture 4th for class 9th valency topic. In this topic, we will be discussing about the concept of valency, and along with valency, some other concepts will also be discussed. You are required to have your notebook and a pen with you to take notes. आज वाली क्लास में भी हम नोट्स लिखेंगे, कुछ कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, वो आप लोगों को नोट्स लिखना है, मेंशन करना है. ओके, नोट्स को रिवाइज करते रहना है ऑब्वियसली. सो वैलेंसी ऑफ 1 to 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था. कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी हो रहा था कि सर वो 1 to 4 क्या है. कुछ लोगों को लग रहा था कि 1 to 4 मतलब नंबर ऑफ एटॉम, सॉरी 1 to 4 मतलब एटॉमिक नंबर है, बट एक्चुअली वो एटॉमिक नंबर नहीं है. 1 to 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल है, तो वो वाली स्लाइड को एडिट कर दिया एंड वैलेंसी ऑफ 1 to 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल लिखा है. वन मोर थिंग, टुडेज पीपीटी विल नॉट बी शेयर्ड ऑन द ग्रुप. हम कल वाला ही पीपीटी कंटिन्यू कर रहे हैं. आज के पीपीटी में सिर्फ मैंने डेट चेंज किया है. सो टुडेज रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड. देयर विल बी नो शेयरिंग ऑफ द पीपीटी स्लाइड्स. ग्रुप पे या मुझे इंडिविजुअली मैसेज करके आज का प्रेजेंटेशन सेंड करो, ये मत बोलना. आज का प्रेजेंटेशन वही है जो कल वाला प्रेजेंटेशन था. ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज द वैलेंसी. आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं 1 to 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए. तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि सोडियम में हमने देखा, तो वैलेंसी ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा? वैलेंसी ऑफ सोडियम विल बी 1. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज पे अटेंशन, बोर्ड पे लिखा जा रहा है. सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 2,8,1. देयरफॉर आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन्स है. देयरफॉर वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी 1 हो जाएगी. ठीक है, तो याद करो, लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था, दो चीजें पढ़ाई थी. एक तो वैलेंसी निकालना सिखाया था, और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था. हम लोगों ने 10 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था. सब लोगों को याद होगा, उसको घर पे प्रैक्टिस करना. ठीक है, ये 11th एलिमेंट है. कौन सा एलिमेंट है ये? 11th एलिमेंट. एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 11th एलिमेंट है, इसलिए एटॉमिक नंबर उसका है 11. 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमने कैसे प्लेस किया? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए, एंड थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया. तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो उससे वैलेंसी कितनी आ गई? उसकी वैलेंसी 1 आ गई. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा. इसको डिलीट करते, ये लास्ट टर्न पे पढ़ाया था अपन ने. Now we will consider when number of electrons is 5 to 8 in the outermost shell. outermost shell में जब 5 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या होता है? तो वैलेंसी होती है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एग्जाम्पल, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका वैलेंसी कितना है? 7 है. सॉरी, उसका वैलेंसी कितना है? वैलेंसी 1 है. ये कहाँ से आया? तो फ्लोरीन देख लो. फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है फ्लोरीन का? 9 है. तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2,7. तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? वैलेंसी हो जाएगा 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1. अब इसका मतलब इट मीन्स दैट, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, इट मीन्स दैट फ्लोरीन कैन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन और इट कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक्सेप्ट भी कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन और शेयर भी कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन. क्यों क्यों करेगा वो ये चीज? फॉर ऑक्टेट कंप्लीशन. ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए फ्लोरीन ये सब करता है. क्या क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है. शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज कोवैलेंसी एंड एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज आयोनिक वैलेंसी. शेयरिंग है कोवैलेंसी एंड एक्सेप्टिंग है आयोनिक वैलेंसी. प्लीज राइट दिस डाउन.
स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है उसको लिख लो, प्लीज राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टी इन दिस स्लाइड। इस स्लाइड में अगर डाउट है तो अपना हाथ उठाए और डिफिकल्टी पूछिए। No doubts in this slide, so I assume that we can go ahead. Harsh Vyavare, yes. Harsh, please unmute and ask me your doubt very slowly. Sir, I have no doubt. Sir, I wanted to say that your voice is cracking in between. Okay, let's do a mic check. Can you hear my voice properly now? Yes, sir. The capital of France is Paris. Repeat the sentence. The capital of France is Paris. Okay, Harsh. Now I think that there is no problem with the mic. Rashmi Agrawal, please ask your difficulty. Sir, donating electrons will fall in which category? Ionic valence. Rashmi, please be a bit louder. Sir, donating electrons will fall in which valency means? Accepting of electrons and donating of electrons, they both fall in ionic valency. Ionic valency means transfer of electrons. ट्रांसफर कब होता है? किसी ने डोनेट किया और किसी ने एक्सेप्ट किया तो मेटल्स डोनेट, it is called as ionic valency of metals. Non-metals accept, it is called as ionic valency of non-metals. Accepting and donating both are ionic valencies. Okay, Rashmi? Yes, sir. Yes. In this slide, the example is fluorine. Fluorine is a non-metal. So fluorine cannot donate electrons. Fluorine can only accept electrons or fluorine can only share electrons. Fluorine एक इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसीलिए फ्लोरीन का आयोनिक वैलेंसी भी 1 और फ्लोरीन का कोवैलेंसी भी 1 हो जाएगा। एनी फर्दर डिफिकल्टीज इन दिस स्लाइड? अब तक जो भी पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। फॉस्फोरस वाला डाउट आएगा, अपन ने नहीं डिस्कस किया है अभी तक फॉस्फोरस की बात ही नहीं की है मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई होप दिस इज गोइंग ऑन वेरी स्मूथली। आई विल डिलीट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। हाँ, दिस इज अ टेबल, ठीक है, दिस इज टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आई गेस दिस इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर टेबल। ये देखो हाइड्रोजन, जो बीच में छोटा सा ब्लैक डॉट है दैट इज द न्यूक्लियस। मैंने रेड कलर का स्पॉटलाइट न्यूक्लियस पे रखा है। ओके, so this is the nucleus of hydrogen. One electron is revolving around hydrogen. Okay, one electron is revolving around hydrogen. Then we have helium. Helium में सेंटर में न्यूक्लियस है एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए, ठीक है। So 2 electrons are moving around in the first main shell. This shell is called as K shell. बराबर है, K shell की बात हो रही है, यहां पर भी K shell है, समझा ये? So we are in the K shell. अब बताओ K shell का कैपेसिटी कितना है? The capacity of K shell is 2. तो जब थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा उसको हम K shell में तो नहीं रख सकते, तो उसको कहाँ रखेंगे? उसको हम रखेंगे M shell में, L shell में, KLMNOP, राइट। तो ये वाला है K
और दूसरा वाला शेल है L, KLMNOP। L शेल में रखा हमने लिथियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन। ये देखो, दिस इज द थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम, मैंने ब्लू कलर का सर्कल बनाया उस पे। देन लेट्स टॉक अबाउट बेरिलियम। बेरिलियम में देयर विल बी 2 फर्दर इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया पहला इलेक्ट्रॉन, ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम का हम कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखने जाए तो कैसे लिखेंगे बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन? 2,2 आएगा, ठीक है। बोरॉन देख लो, फिर कार्बन देखो। कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कोशिश करते हैं। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,4। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन विल बी 2,4। ध्यान से देखो, जो पहला वाला शेल है, ऑर्बिट है पहला वाला, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर दूसरे वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेकंड ऑर्बिट। So therefore कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 6। तो हाइड्रोजन से आर्गन तक का क्लासिफिकेशन यहाँ पर गिवन है, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर गिवन है। वी आर एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड टिल नियॉन। पिछले क्लास में हमने कॉन्फ़िगरेशन नियॉन तक डिस्कस किया था। आई होप सब लोगों को याद आ रहा होगा। हमने ये टेबल से डिस्कस नहीं किया था, लेकिन हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। एक ऑक्सीजन का ट्राई कर लेते हैं। Configuration of oxygen will be 2,6. Let us count if there are 6 electrons in this or not. This is first, second, third, fourth, fifth, and sixth. Yes, there are 6 electrons in the outermost shell. There are 6 electrons in the outermost orbit. Okay. Now moving ahead, going further. नियॉन तक हो गया था। नियॉन के बाद लेट्स टॉक अबाउट सोडियम। सोडियम में कौन सा शेल इंक्लूड हो गया है? KL, दिस इज द M शेल, KLM। जो सबसे अंदर का शेल है ना, वो K है। जो सेकेंड वाला शेल है वो L है, एंड जो थर्ड वाला शेल है दैट इज द M शेल। 1 electron is present in the outermost orbit. I will write the configuration of sodium. Sodium configuration is 2,8,1. Okay. Then we have magnesium 2,8,2. Then we have aluminium 2,8,3. Silicon is 2,8,4. Phosphorus 2,8,5. Sulfur 2,8,6. Chlorine 2,8,7. Argon 2,8,8. Argon is stable. क्यों स्टेबल है सर? क्योंकि आर्गन ने ऑक्टेट बना लिया। 2,8,8. So this is a stable element, inert gas, just like neon. Neon क्या था? 2,8 था। Please wait. Neon is 2,8. Argon is 2,8,8. So any doubts in this table? जो स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है, इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछे। सुमेध कुलकर्णी। Sir, not understood. Sir, can you explain again? Sumed, I cannot hear you properly. What is your difficulty regarding non-metals? Sir, can you please explain again? Not understood. Okay, I will explain this again, and I hope उससे बाकी लोगों के भी doubts clear हो जाएंगे. This is the table for electronic configuration. Hydrogen has got 1 electron. Therefore, hydrogen is present. The electron of hydrogen is present in the K shell. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी K shell में हम रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? Because the capacity of K shell is 2. Then we have lithium. Lithium में total 3 electrons are present. 2 electrons are present in the first shell and third electron is present in the second shell. तो second shell का नाम क्या होता है? L होता है, KLMNOP, right? So
second shell is L. Okay, then beryllium 2,2, 2,3, then 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. फिर इसके बाद नया शेल एक और ऐड कर देंगे, उसमें 1 to 8 इलेक्ट्रॉन्स पुट करते जाएंगे। तो इससे हमें ये दिख रहा है कि जो पहला वाला शेल है, फर्स्ट ऑर्बिट, वो डुप्लेट तक जाता है। सेकेंड ऑर्बिट एंड द थर्ड ऑर्बिट गोज टिल octet. So now we have discussed till 18 electrons. The atomic number of argon is 18 and we have given the configuration of 18 electrons. So I hope this takes care of your difficulty. Sumit Kulkarni, reply. Yes, understood, sir. Very good. Please lower your hand. Next difficulty, Mohak Rathi. Sir, difficulty clear, sir. Mohak, please reply. Sir, difficulty clear हो गई है. अच्छा, डिफिकल्टी क्लियर, जिनका डाउट क्लियर होते जा रहा है वो हाथ नीचे करते जाओ. लोअर योर हैंड्स एज सून एज योर डिफिकल्टी इज क्लियर्ड. धर्मेश भट्ट. हेलो धर्मेश, प्लीज टेल योर डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस स्लाइड. सर जैसे कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. हाँ, तो सर कभी ना कभी तो सर उसकी एनर्जी खत्म होगी और वो नहीं न्यूक्लियस सर, पे आके गिरेगा. कभी खत्म नहीं होती सर उसकी एनर्जी, वो न्यूक्लियस पे आके नहीं गिरेगा. ये हमने लास्ट टाइम पे देखा था, आई थिंक 2 या 3 लेक्चर्स पहले देखा था कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कंजर्व्ड होता है. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड. अगर एनर्जी फिक्स नहीं हुआ तो वो न्यूक्लियस पे जाके गिरेगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि वो न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा, उसकी एनर्जी Okay. फिक्स है. ठीक है, ओके, थैंक यू सर. ओके धर्मेश. हर्ष व्यवहार है, प्लीज आस्क. सर एम शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते ना, फिर एर्गोन की फिर एर्गोन स्टेबल कैसे है सर? वो 2, 8, तो एम के लिए 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 थोड़ी चाहिए. सर एम के लिए 18 इलेक्ट्रॉन्स उसकी कैपेसिटी है. याद करो, लास्ट टर्म पे बताया था अकोला की कैपेसिटी 10,000 पीपल है. लेकिन 10,000 पीपल अगर कैपेसिटी है तो उससे कम लोग भी तो रह सकते हैं. तो वैसे ही एर्गोन में 18 से कम है. अब हुई, ये हो गई 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात. दूसरा पॉइंट, दूसरा आपका डाउट का ये कंसेप्ट है कि वो स्टेबल क्यों हुआ. तो स्टेबल इसलिए हुआ क्योंकि उसने ऑक्टेट रूल फॉलो किया. स्टेबल होने के लिए जितना कैपेसिटी है उतना कैपेसिटी तक जाना जरूरी नहीं है. स्टेबल होने के लिए जरूरी ये है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए. अगर चौथे ऑर्बिट की बात करें, फोर्थ ऑर्बिट KLMN, तो N के लिए तो कैपेसिटी 32 है. लेकिन कैपेसिटी 32 होने के बावजूद अगर फोर्थ मेन शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो भी वो वाली चीज स्टेबल हो जाएगी ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग. समझ में आया सर? यस सर. वेरी गुड हर्ष, थैंक यू. विवेक तायडे. एक्सक्यूज मी सर. यस विवेक, प्लीज टेल. सर स्टेबल होना मतलब? स्टेबल होना मतलब रिएक्ट नहीं करना, मतलब उसके एटम्स नेचर में पाए जाना. एर्गॉन का एटम मिलता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिलता है. ये नियॉन, एर्गॉन और हीलियम के अलावा स्क्रीन पे जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं इनके किसी के एटम्स नहीं मिलते. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है नेचर में. क्यों मॉलिक्यूल मिलता है? क्योंकि वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है. क्यों कंबाइंड फॉर्म में रहता है? क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में वो स्टेबल नहीं है. हीलियम, नियॉन, एर्गॉन एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल है, वो रिएक्ट नहीं करते. केमिकली इनर्ट बोलते हैं उस चीज को. और जो चीज केमिकली इनर्ट है मतलब वो स्टेबल है, इसीलिए इनर्ट हुआ होगा. आया सर समझ में? यस सर. Very good. So we will take one last difficulty and then we will go ahead with the next part of the lecture. Aditya. Aditya, please ask. हेलो सर. Hello Aditya. सर जैसे आपने कहा कि वो नियॉन और एरागॉन ये आयोनाइज गैस है, तो सर वैसे कोई आयोनाइज लिक्विड या सॉलिड भी है क्या? Ionized नहीं, inert, inert. INERT, inert, non reactive. ठीक है.
ओके सर। हाँ, तो जो नॉन रिएक्टिव गैस है वो रिएक्ट नहीं करते, और ऐसे सॉलिड और लिक्विड नॉन रिएक्टिव नहीं है, सॉलिड और लिक्विड रिएक्ट करते हैं। नेचर में इनर्ट सिर्फ गैसेस है, ठीक है। आदित्य, आपने पीरियोडिक टेबल नाम सुना है क्या? यस। ये जो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में जो चीजें है ना, एकदम एक्सट्रीम राइट में लेके जाने का, सबसे ये ऐसे ही दिखता है वहां पे भी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, वो वाली चीज को इनर्ट गैसेस बोलते हैं। जो इनर्ट है वो गैसेस है, इसलिए इनर्ट है। स्टेबल है वो चीज, रिएक्ट नहीं करेगी वो चीज, ठीक है। ओके सर। ओके, सोहन प्लीज आस्क। सर मुझे सर इसके पहले वाले स्लाइड में डाउट, हाँ बोलिए। इसके पहले स्लाइड डाउट है सर। हाँ बोलिए, इसके पहले स्लाइड में डाउट है, बताइए डाउट। सर आप स्लाइड चेंज कर 1 सेकंड के लिए। ठीक है, स्लाइड चेंज करते हैं। आई विल वेट 1 मिनट। जिन लोगों को ये चीज लिखनी है वो लोग लिख लो। सोहन, वी आर वेटिंग फॉर 1 मिनट। पीपल हु वांट टू राइट डाउन दिस इंफॉर्मेशन, दे कैन राइट इट डाउन। इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स गो अहेड। सोहन का डाउट है पिछले स्लाइड में। आई एम डिलीटिंग ऑल दिस एंड वी आर गोइंग टू द प्रीवियस स्लाइड। सोहन प्लीज आस्क। सर बोलिए सर बोलिए सोहन। उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर और एक्सेप्ट। हाँ, शेयर भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। सोहन, आई एम वेरी मच सॉरी, योर वॉइस इज लैगिंग। आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। आई कैन नॉट हियर यू। व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड अबाउट योर डिफिकल्टी इज दैट कि नॉन मेटल्स शेयर भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं क्या? तो हाँ, नॉन मेटल्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वैलेंसी है वो दोनों है। वन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है एंड 1 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। एज नॉन मेटल्स दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स as well as they can accept electrons. Metals can only donate electrons. Okay, so now I am going ahead. This is done. अब जिनका फॉस्फोरस वाला प्रॉब्लम था, अभी आने वाला है वो चीज, तो ध्यान दो सब लोग। ये एक टेबल है, ये टेबल भी आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है। दिस टेबल इज टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, so I will be discussing this table now. Please pay attention. नेम ऑफ द एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सब सिंपल चीजें है। डिस्ट्रीब्यूशन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ये काम का है हमारे। ये डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और आगे लिखी हुई है वैलेंसी, ठीक है। आगे क्या लिखी हुई है? आगे वैलेंसी लिखी हुई है। तो अभी देखो हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसमें, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंसी भी 1 हो गया। हीलियम देखो, हीलियम उसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, बट उसका वैलेंसी 0 है। द वैलेंसी ऑफ हीलियम इज 0। क्यों? बिकॉज हीलियम इज इनर्ट गैस, इनर्ट एलिमेंट है, नॉन रिएक्टिव है, इट डज नॉट रिएक्ट। इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करते। हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, देयरफॉर हीलियम इज आल्सो एन इनर्ट गैस। ऑक्टेट रूल जैसा हीलियम के लिए डुप्लेट रूल लगाएंगे और उसका वैलेंसी 0 बता देंगे। कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है हीलियम का। देन वी विल गो टू लिथियम। तो लिथियम का वैलेंसी 1 है। क्यों लिथियम का वैलेंसी 1 है? बिकॉज लिथियम कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम इज अ मेटल, ठीक है। अभी बोर्ड पे लिखा जा रहा है, लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, प्लीज ध्यान दो इधर। लिथियम इज अ मेटल, इट कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और इसीलिए उसका वैलेंसी 1 है। तो ये कौन सा वाला वैलेंसी हो गया? दिस इज आयोनिक वैलेंसी, इट कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बेरिलियम के बारे में देखो,
थिंक अबाउट बेरिलियम, 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 है, बट कॉन्फ़िगरेशन 2,2 है, तो आउटर मोस्ट में जितने हैं उतनी वैलेंसी हो जाएगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी, उतनी ही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। देन बोरॉन, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी भी वैलेंसी कितनी है, 3 है। कार्बन पे आ जाओ, आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4 है, उसकी भी वैलेंसी कितनी है, 4 है, राइट। नाइट्रोजन पे आते हैं। अब नाइट्रोजन और इसके आगे क्या रूल लगने वाला है, नाइट्रोजन और उसके आगे लगने वाला है 8 - E, ये वाला रूल लगने वाला है। वैलेंसी इज इक्वल टू 8 - E, ये वाला रूल हम अभी यूज करने वाले हैं। ओके, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन में कितने, ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 2,5, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन इज 7। आउटर मोस्ट शेल में देर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 - 5 विल बी इक्वल टू 3, तो यहाँ 3 लिख दिया अपन ने। ऑक्सीजन का वैलेंसी, आउटर मोस्ट शेल में देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 - 6 विल बी 2। फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स, 8 - 7 विल बी 1, एंड नियॉन 8 - 8 विल बी 0। लास्ट टाइम पे किसी ने डाउट भी पूछा था, सर फिर वो नियॉन में 8 - 8 कर देंगे तो क्या वैलेंसी 0 हो जाएगी क्या, तो यस, आंसर इज यस, द वैलेंसी ऑफ नियॉन is 0. Why? Because 8 - 8 equals 0. यहां तक पहुंच गए हम, ठीक है, तो थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। ओके, गुड। देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोडियम। सोडियम में क्या है, सोडियम में फिर आउटर मोस्ट में 1 आ गया, तो यहाँ पे फिर पुराना वाला डेफिनेशन लगेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में उतना ही वैलेंसी रहेगा, राइट। तो 1 2 3 4 के लिए क्या डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, वैलेंसी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, ये यूज कर रहे हैं। 1 2 3 4 के लिए क्या डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, वैलेंसी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, यही वाली डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, बराबर है। और ये 3210 कैसे आया, ये 3210 आया 8 - E वाले से, इसको अलग कलर बनाएंगे अपन। ये देखो, ये 3210 रेड कलर में लिखा है, उसका रीजन यहाँ पे रेड कलर में लिखा है, समझा। फिर आए अपन 1 2 3 4 पे, वापस 1 2 3 4 पे आ गया, आउटर मोस्ट में 1 तो वैलेंसी 1, आउटर मोस्ट में 2 तो वैलेंसी 2, आउटर मोस्ट में 3 तो वैलेंसी 3, आउटर मोस्ट में 4 तो वैलेंसी 4। ठीक है यहां तक। अब अपन देखते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, प्लीज पे अटेंशन। फास्फोरस का वैलेंसी 3 तो लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि 3 वाला जो रूल है वो कौन सा वाला रूल है, रेड कलर वाला रूल है, बराबर है कि नहीं। रेड वाला रूल क्या बोलता है, 8 - E, तो 8 - 5 कितना हो गया, 3, तो 3 वाला तो समझ में आ गया होगा। लेकिन फास्फोरस का वैलेंसी 5 इसलिए होता है बिकॉज फास्फोरस हैज द कैपेसिटी, फास्फोरस हैज कैपेसिटी टू शेयर 5 इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम। फास्फोरस में कुछ कंसेप्ट ऐसा होता है जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले, वो पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ शेयर कर सकता है। इसका एक एग्जांपल भी है हमारे पास में, एग्जांपल इज PCl5। PCl5 इज अ कंपाउंड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, वो 5 नीचे लिखना, सबस्क्रिप्ट में लिखते हो 5 को। PCl5 is a compound which explains that the valency of phosphorus is also 5। ठीक है, सल्फर में वो चीज नहीं होती, सल्फर में वैलेंसी हम 2 कंसीडर करेंगे। फिर आता है क्लोरीन और फिर आ गया एर्गॉन, तो वापस वही वाला रूल लग रहा है। तो 3210 तो समझ में आता है, सिर्फ 5 वाला एक एक्सेप्शन हम याद रखेंगे कि फास्फोरस जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ शेयर कर सकता है। सो नाउ you can ask your doubts regarding this slide। ये जो स्लाइड है इसमें अगर डाउट है तो प्लीज पूछिए। धर्मेश भट्ट, तो सर फिर फास्फोरस की मेन वैलेंसी कौन सी रहेंगी सर?
सर मेन वैलेंसी फास्फोरस की 3 है, 5 वाली वैलेंसी को साइड वैलेंसी सोच के चलो, ठीक है। क्या होता है कि एक होती है ज्यादा प्रोमिनेंट वाली वैलेंसी, तो फास्फोरस की प्रोमिनेंट वैलेंसी आप 3 कंसीडर करो और 5 उसकी एडिशनल वैलेंसी कंसीडर करो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, अब ये इंस्ट्रक्शन सब लोगों के लिए। प्राइमरी वैलेंसी और एडिशनल वैलेंसी ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम 11th 12th में जाएंगे तब वैलेंसी का और अलग से कंसेप्ट देखने मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए हम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी ऐसा डिफाइन करके चलेंगे। फास्फोरस के लिए प्राइमरी वैलेंसी 3 इमेजिन करना, लेकिन 5 भी वैलेंसी हो सकता है। बाकी एलिमेंट्स में ये प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। पृथ्वीराज प्लीज आस्क। सर वैलेंसी कभी 5 से ज्यादा नहीं रहती ना? नहीं सर, हमारे केस में वैलेंसी 5 से ज्यादा नहीं रही, नहीं हमारे केस में कभी नहीं रही थी वैलेंसी 5 से ज्यादा। वैलेंसी ग्रेटर देन 5 नेवर एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फास्फोरस हैज गॉट द मैक्सिमम वैलेंसी। वो भी फास्फोरस की कौन सी? एडिशनल वाली वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। मेन वाली वैलेंसी, प्राइमरी वाली वैलेंसी, ज्यादा काम की वैलेंसी तो फास्फोरस की 3 ही कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है। अभिराम प्लीज आस्क। ओके सर, नहीं समझा सर ये फास्फोरस का कॉन्सेप्ट। ठीक है अभिराम, आप मुझे ये बताओ कि आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि वैलेंसी मतलब शेयरिंग कर सकते हैं? हाँ सर, वो समझ गया सर। ठीक है। मेटल्स शेयर कर सकते क्या अभिराम? Abhiram, my question is, can metals share electrons? Sir, can you please repeat, sir? Yes, can metals share electrons is my question. Abhiram, can you hear me? Yes, sir. हाँ, तो can metals share electrons? No. No. Very good answer. Very good, Nick. Answer is correct and very good, Abhiram. Metals cannot share electrons. Metals can only donate electrons. Abhiram, can non-metals accept electrons? Yes. Very good. Metals can accept electrons. It is called as ionic valency. अब आयोनिक वैलेंसी के अलावा और एक वैलेंसी होती है जिसको बोलते हैं कोवैलेंसी। दिस इज कॉल्ड एज शेयरिंग वाली वैलेंसी। अभिराम यहाँ तक समझा? हाँ सर, समझा सर। अब वैलेंसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फास्फोरस का वैलेंसी 3 होना चाहिए, बराबर है ना? 5 है उसके आउटर मोस्ट में, 8 - 5 3। अपने को तो इतना समझ में आता, सही बात है? हाँ सर। लेकिन दुनिया में और एक ऐसा कंपाउंड मिला, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, जिसमें फास्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बता दिए। तो इसलिए हमको पता चला कि फास्फोरस जो है वो 5 वैलेंसी भी शो कर सकता है, बिकॉज इट कैन शेयर 5 इलेक्ट्रॉन्स। आप बताओ अभिराम, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 क्यों है? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता, बराबर? सर। तो फास्फोरस का भी वैलेंसी 3 होना चाहिए था, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता था, बराबर? हाँ सर, उसी में कंफ्यूजन है। राइट, लेकिन फास्फोरस जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकता है, इसीलिए उसका वैलेंसी 5 है। अब ये मत पूछना कि वो 5 इलेक्ट्रॉन्स क्यों शेयर कर सकता, वो शेयर कर सकता है, हमने देखा, हमको मालूम पड़ा कि फास्फोरस कैन शेयर 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो देयरफॉर वैलेंसी ऑफ फास्फोरस इज 5। अब उसके नीचे सल्फर है, तो लॉजिकली क्या लगना चाहिए? सल्फर ने भी 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने चाहिए, लेकिन सल्फर नहीं करता। अब नहीं करता तो नहीं करता, इसलिए सल्फर का वैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन वैलेंसी 2, सल्फर वैलेंसी 2, नाइट्रोजन वैलेंसी 3, फास्फोरस वैलेंसी 3। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन फास्फोरस का और एक वैलेंसी दिखा जो था वैलेंसी 5, बिकॉज इट कैन शेयर 5 इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम। अब बताइए अभिराम, समझा? यस सर, थैंक यू सर, समझ गया वेरी गुड सर। अभिराम, वेरी गुड। क्या होता है कि डाउट क्लास में सब लोग नहीं पूछते। जाहिर सी बात है कि अगर 170 180 स्टूडेंट्स एक साथ डाउट पूछने लग जाएंगे तो पूरा क्लास का टाइम डाउट में ही चला जाएगा, नया नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट डाउट पूछते हैं तो बाकी लोग उस डिस्कशन में ध्यान दे। प्लीज कीप लिसनिंग टू दैट पर्टिकुलर डिस्कशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो सकता है दूसरे किसी के डिफिकल्टी पूछने से। सो आई विल टेक वन मोर डाउट। ओजस जोशी प्लीज आस्क।
Sir, on what condition the number of neutrons are On what dependent? ऑन व्हाट कंडीशंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है डिफाइंड, उसका कोई कंडीशन नहीं है, नेचर में वो चीज पाई गई, उसमें उतने न्यूट्रॉन्स थे, उसमें उतने प्रोटॉन्स थे, अब हम उसको कुछ कर नहीं सकते। इसके बारे में एक चीज मैंने पहले ये बताई थी कि जैसे जैसे हम हेवी एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। जैसे आर्गन में देखो 18 प्रोटॉन्स है लेकिन 22 न्यूट्रॉन्स है। क्लोरीन में भी देखो एक ज्यादा है, उसके ऊपर सब जगह ऑलमोस्ट सेम है, फ्लोरीन में भी एक ज्यादा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वो या तो ज्यादा होता है या तो इक्वल होता है। सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स will always be greater than or equal to the number of protons. न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के या तो इक्वल हो सकते हैं या तो न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो सकते हैं, कम कभी नहीं हो सकते, सिर्फ हाइड्रोजन में कम होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस को स्टेबल बनाना है इसलिए। ओजस कहाँ गए? ओजस रिप्लाई करो, प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. वेरी गुड, Understood. थैंक यू, यू कैन म्यूट। वेदांत बंसोड़। सर तो फिर एलिमेंट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है सर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? ठीक है, मैं आपको 10th लेवल तक का आंसर देता हूँ वेदांत, ठीक है? तो 10th लेवल तक के लिए फॉस्फोरस इज योर आंसर। फॉस्फोरस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है, ठीक है? लेकिन अगर 11th 12th का आंसर पूछे तो 11th 12th का आंसर है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारी चीजें। जैसा फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, वैसा ही एक क्लोरीन है, फिर क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन आता, फिर ब्रोमीन के नीचे आयोडीन आता। तो ये सारी चीजें 7 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकती है, बट वो अभी हम लोगों को पढ़ना नहीं है। अगर हम वो पढ़ेंगे तो अभी का कंसेप्ट रह जाएगा। तो 10th लेवल तक फॉस्फोरस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। बट अगर मैं सिर्फ फॉस्फोरस बोलूंगा तो वो भी चीज गलत हो जाएगी, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, राइट? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन। वेदांत समझा मैंने जो बोला? यस सर, क्लियर। वेरी गुड। वेदांत का डाउट था कि कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन बेसिस पे मैंने क्लास 9th में बताया। उसका रीजन, उसका कंसेप्ट 11th 12th में आएगा, 10th में भी नहीं आएगा, 11th 12th में आएगा। 10th लेवल तक हमारे लिए, फाउंडेशन लेवल तक फॉस्फोरस आंसर होगा। So I hope this discussion is also helpful for the students. सार्थक केशवार। सर जो अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे म्यून, गियोन, न्यूट्रिनो वगैरह, तो सर उनका भी मास नहीं रहता, नेग्लिजिबल ही रहता है इलेक्ट्रॉन जैसा, क्योंकि उनको तो इंक्लूड नहीं करता एटॉमिक मास में। बराबर, फिर आगे? सर फिर उनका मास नहीं रहता, नेग्लिजिबल रहता। नेग्लिजिबल रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का भी मास इंक्लूड नहीं करते, तो जो न्यूट्रिनो वगैरह हाँ। है, म्यून, पायोन, केओन, उनका मास तो हाँ। इलेक्ट्रॉन से भी कम रहता। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ओके। सार्थक ने जो डाउट पूछा उसमें उन्होंने ये पूछा कि सर वो न्यूट्रिनो वगैरह का मास क्यों इंक्लूड नहीं करते? तो न्यूट्रिनो वगैरह का मास इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन का मास ही तो बहुत कम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोचो, अगर 1800 इलेक्ट्रॉन आएंगे तब जाके एक प्रोटॉन के मास के इक्वल होंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का ही मास नेग्लिजिबल अज्यूम कर रहे हैं तो न्यूट्रिनो, म्यून, पायोन, केओन के तो मासेस की बात भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हर्ष व्यवहार है। हर्ष प्लीज आस्क। सर कौन सी सिचुएशन में फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कौन सी सिचुएशन में 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? बहुत बढ़िया। दुनिया में हमेशा फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर करता और 5 इलेक्ट्रॉन भी शेयर करता। 3 इलेक्ट्रॉन वाला एग्जाम्पल बोर्ड पे राइट साइड में ऊपर देखो, PH3। 3 इलेक्ट्रॉन वाला एग्जाम्पल PCl3। 5 इलेक्ट्रॉन वाला एग्जाम्पल PCl5। 5 इलेक्ट्रॉन वाला एग्जाम्पल PBr5। इसमें PBr3 भी ले सकते। हाइड्रोजन के साथ फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन वाला नहीं बनाता, PH5 नेचर में नहीं मिलता, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन वाली चीजें मिल जाती।
PF3, इधर लिख सकते PBr3। ठीक है, तो मैं ये बताना, किनका डाउट था ये? हर्ष अनम्यूट करो। यस सर। हर्ष आपका ही डाउट है ना ये? यस सर। हर्ष आपने हेलोजेंस नाम सुना है क्या? नो सर। ओके, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नाम सुने हैं क्या? यस सर। ये चारों को मिला के बोलते हैं हेलोजेंस। बोलो क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। वेरी गुड। तो हेलोजेंस के साथ फॉस्फोरस 5 वैलेंसी भी शो करता और 3 वैलेंसी भी शो करता है। आंसर मिला हर्ष? हाँ सर। लेकिन हाइड्रोजन के साथ फॉस्फोरस 5 वैलेंसी शो नहीं करता। सर क्यों नहीं करता? उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं है हमारा। हमारा इंटरेस्ट ये जानने में है कि फॉस्फोरस वेरिएबल वैलेंसी शो करता, 3 भी शो कर सकता और 5 भी शो कर सकता है। ठीक है, वो क्यू का आंसर 11-12 में आता है, अगर आप लोग साइंस में कंटिन्यूड रहे तो। सोहन, सोहन प्लीज आस्क। सर सर जो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसको क्या बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? आप बताइए सर क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म पे बताया था 2 टाइप की वैलेंसी होती है, शेयरिंग वाले को क्या बोलते हैं? आई सर सर वो वर्ड नहीं आ रहा सर, को पता है सर ऐसो तो। ठीक है, शेयरिंग वाले को बोलते हैं कोवैलेंसी और ट्रांसफर वाले को बोलते हैं आयोनिक वैलेंसी। ठीक है सोहन, ट्रांसफर आयोनिक, शेयरिंग कोवैलेंसी। ओके, और सर और कौन एक्सेप्ट कर सकता है और कौन डोनेट कर सकता है सर? मेटल डोनेट कर सकते, नॉन मेटल एक्सेप्ट कर सकते। सोहन अब आप सर बताइए मेटल कौन शेयर कर सकते हैं? डोनेट भी कर सकते हैं? मेटल डोनेट कर सकते और नॉन मेटल एक्सेप्ट कर सकते। ठीक है, सर शेयर कौन कर? ये आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा आपको। आप बताइए कौन शेयर करते? सर ऑब्वियसली मेटल सर। गलत हो गया सर। आप क्लास में जो पढ़ाते हैं उसमें ध्यान दो और लेक्चर रिवाइज किया करो। लेक्चर के लिंक यूट्यूब पे डाल दिए हैं। नॉन मेटल्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स, पिछले क्लास में बताया भी था। फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड भी बताया था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बताया था, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भी बताया था। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तीनों नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड एज कोवैलेंसी। Metals donate electrons, it is called as ionic valency. Non-metals accept electrons, it is also called as ionic valency. So I hope revise हो गया होगा, clear हो गया होगा सोहन का डाउट। सुमेध कुलकर्णी प्लीज आस्क। सर वो फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 कैसे आई वो समझ गया, पर वो 5 कैसे आई वो नहीं समझ रहा सर। हाँ, तो जो वैलेंसी उसकी 5 आई ना, वो कोई फॉर्मूला से नहीं आई, उसकी वैलेंसी 5 नेचर में ऑब्जर्व की थी। फॉस्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके भी कंपाउंड बना के दिखाए। बोर्ड पे लेफ्ट साइड में देखो, इधर नीचे, phosphorus has capacity to share 5 electrons at the same time, तो PCl5 बना सकता। राइट साइड में ऊपर देखो, ये कंपाउंड्स है फॉस्फोरस के 3 वैलेंसी वाले, ये कंपाउंड्स है फॉस्फोरस के 5 वैलेंसी वाले। तो फॉस्फोरस एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है जो 3 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकता है। वो नेचर में शेयर करता, तो सर लोगों ने देखा, इसलिए फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी बताई। हाँ तो सर, सर फिर इसकी मेन वैलेंसी कौन सी रहेगी सर? 2 3 रहेगी वैलेंसी उसकी मेन वैलेंसी, फॉर्मूला से जो आई वो वैलेंसी 3 रहेगी, मेन वाली 3। ज्यादा और कंपाउंड फिर उसके 3 वैलेंसी के है, कम कंपाउंड उसके 5 वैलेंसी के है। ओके सर। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, गुड। चैतन्य, सर मेटलॉइड गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन की लूज? नहीं सर, मेटलॉइड शेयर करते हैं, गेन भी नहीं करते और लूज भी नहीं करते। मेटलॉइड जनरली शेयर करते हैं, सिलिकॉन वगैरह जो मेटलॉइड्स है जनरली शेयर कर लेते हैं। ठीक है, ओके चैतन्य, रिप्लाई कर दो चैतन्य। यस सर। ओके गुड।
श्रीकांत, Sir means the element which complete its octane by itself are called inert gases. हाँ, the elements which completes its octet by itself नहीं, the elements which have octet completed already. बराबर है श्रीकांत, already word यूज करेंगे, करेक्ट? Yes sir. हाँ, तो the elements which have their octets completed already in nature are inert gases. They will not react. सारी दुनिया रिएक्ट करके ऑक्टेट बनाने की कोशिश कर रही है, और इनर्ट गैसेस का तो ऑक्टेट पहले से ही है, तो उनको तो रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. ओके श्रीकांत? Sir means every time the valency of the all inert gases will be 0. Yes, very good. The valency of all inert gases is 0. Correct. Yes sir, Okay. cleared out. Yes, very good श्रीकांत. हाथ नीचे कर लो श्रीकांत. सार्थक. सर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और नाइट्रोजन की 3, तो सर वो एक दूसरे में बॉन्डिंग कैसे करते हैं NO बनाते वक्त? सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, सिर्फ NO नहीं बनता. NO, N2O, हाँ सर, वो NO2, एग्जाम्पल N2O4. हाँ वो वाली चीज ना हम फ्यूचर में देखते हैं. अभी अगर वो चीज एक्सप्लेन करेंगे तो लोगों को नाइट्रोजन का 3 और ऑक्सीजन का 2 में कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, आपको मैं आंसर दे देता हूँ. उसका आंसर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन वो पढ़ाया नहीं है अभी, तो जब पढ़ा देंगे तब वो चीज क्लियर हो जाएगा. ठीक है सार्थक? थैंक यू सर. ओके. जो आपका डाउट था ना सार्थक, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द टॉपिक था. एकदम हम केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डीप में चले गए थे, इसलिए वो डाउट मैंने अभी अवॉइड किया. सुमित कुलकर्णी. सर ये राइट साइड में आपने PBr5 दो बार लिखा है, तो हमें भी 2 बार लिखना है मतलब? नहीं, वो PF5 होना चाहिए था. ClBrF, इधर PF5 कर लेना. मैं ही कर देता हूँ. थैंक यू सुमित. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया. जिन लोगों के डाउट्स थे उन लोगों ने डाउट पूछ लिए, जिन लोगों के डाउट्स नहीं थे उन लोगों के भी कुछ क्लियर हो गए होंगे. और अगर किसी का कोई डाउट होगा लेकिन उसको क्लियर पूछना नहीं होगा, और ये क्या हो गया, होल्ड करो रे 1 मिनट. हाँ, इसको डिलीट करने का अपने को, इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे PF5 लिखेंगे. आप लोग जब लिख रहे हो तो 5 नीचे छोटा सा लिखना, मेरे जैसा सेम लाइन में चलने मत देना. ठीक है. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, जिन लोगों के डाउट्स थे उन्होंने क्लियर करवा लिए, जिन लोगों के डाउट्स नहीं थे उन लोगों को भी कंसेप्ट रिवाइज हो गया होगा, और जिन लोगों के डाउट थे लेकिन उन्होंने नहीं पूछे, उनकी बहती गंगा में हाथ धो लिए होंगे उन्होंने कि चलो किसी ने पूछ लिया, अपना डाउट तो क्लियर हो गया. इस स्क्रीन से कुछ लिखना है, 1 मिनट टाइम दिया जा रहा है. यू आर गिवन 1 मिनट टू राइट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, अगर कुछ लिखना है तो. चलो, वी विल गो अहेड. आगे बढ़ते हैं. अब फिर से वैलेंसी वाला कंसेप्ट एक बार रिवाइज करेंगे हम. ठीक है, तो स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे कंसेप्ट्स रीड करने के लिए. एक एक लाइन रीड करना है. रैंडमली किसी स्टूडेंट का नाम लिया जाएगा और उनको अनम्यूट करके स्टेटमेंट पढ़ना है बोर्ड पे. चलो कुणाल, मैं अभी आपको अनम्यूट करूंगा, आप पहला वाला स्टेटमेंट रीड करेंगे. Yes, sir. यस, The बोलिए. combining capacity of the atoms is the tendency to form molecules with atoms of same or different elements. They try to fulfill their octet condition. थैंक यू So we कुणाल. have to write this. नहीं, दिस इज ऑलरेडी देयर इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही लिखा है, so you don't have to write it down. This is present in your NCERT textbook. टेक्स्ट रीड करना, लेकिन प्लीज आराम से शांति से बैठ के टेक्स्ट बुक को 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार अच्छे से रीड करें. रीडिंग द टेक्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट. पहला वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया जा रहा है, प्लीज पे अटेंशन. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स मतलब क्या? वैलेंसी है ना. कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है? वैलेंसी होता है. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स इज द टेंडेंसी टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विथ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स. मतलब क्या? जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करता?
सेम एलिमेंट मतलब क्लोरीन क्लोरीन से भी बॉन्डिंग कर सकता और क्लोरीन हाइड्रोजन से भी बॉन्डिंग कर सकता, मतलब वो क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। तो सेम एलिमेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, Cl बॉन्डिंग Cl, ये हो गया सेम एलिमेंट का एग्जांपल। और HCl ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट एलिमेंट का एग्जांपल हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, कंबाइनिंग ही हो रहा है ना ये। इसको हम यहाँ पे राइट में ऊपर रख देते हैं, राइट साइड में ऊपर रख दिया अपन ने उस चीज को। और ये क्यों करते हैं, तो दे ट्राई टू फुलफिल देयर ऑक्टेट कंडीशन, वो अपना ऑक्टेट फुलफिल करना चाहते हैं इसीलिए कंबाइन करते हैं। इनर्ट गैसेस को कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट समझा दिया मैंने। सेकेंड पॉइंट रीड करेंगे आयुष तिवारी। आयुष प्लीज रीड। Octet condition is when the outermost shell has 8 electrons present. वेरी गुड आयुष, आप एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को, आपको समझ में आया थोड़ा बहुत, ये बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ सर। बोलिए सर प्लीज। सर जब कोई एलिमेंट अपने वो लास्ट शेल में मतलब अपने एटम के वो लास्ट शेल स्टेबल कर देता है, यानी उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते, तब वो ऑक्टेट कंडीशन फुलफिल कर देता है। वेरी गुड आयुष, करेक्ट आंसर, परफेक्टली करेक्ट आंसर, आपने बराबर बताया। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो उसको ऑक्टेट कंडीशन बोलते हैं। ऑक्टेट कंडीशन तब आता है जब आउटर मोस्ट शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख देते हैं। कुछ लोगों के लिए वो 8 इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। किसी ने डाउट भी पूछा था, मैंने उनके डाउट के आंसर में ऑलरेडी भी 2-3 बार बोला था। तो ऑक्टेट कंडीशन इज व्हेन द आउटरमोस्ट शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करेंगे अभिराम, प्लीज रीड। अभिराम रीड द थर्ड स्टेटमेंट। Yes, sir. Yes. Octet condition is achieved by sharing, gaining or losing electrons. वेरी गुड, आप एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को? Abhiram, would you like to explain Hello, this? Abhiram, would you like to explain this point? Sir, can you please repeat, as I have network connection problem here. Can you explain? Would you like to explain this point? चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अभिराम, अभिराम ने क्या रीड किया, थर्ड पॉइंट रीड किया। तो कुछ लोगों का तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट होता है, उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। बाकी लोग क्या करते हैं, या तो शेयर करते हैं, या तो गेन करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। ऑक्टेट कंडीशन इज अचीव्ड बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इसी चीज को हम लोगों ने वैलेंसी बोला था, राइट। नाउ द फोर्थ पॉइंट, Dhyanesh Deshpande will read the fourth point. Yes, sir. The Yes, number please. of electrons shared, gained, or lost to fulfill the octet condition is called as the valency. Correct. Please, would you like to explain this? Yes, sir. मतलब कोई एलिमेंट्स रहते हैं जो खुद को स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते, गेन करते हैं, तो उन्हें हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उन्हें हम वो टर्म को हम वैलेंसी, वो टर्म को हम वैलेंसी बोलते हैं। वो जो प्रोसेस है शेयरिंग करने का, गेन करने का या इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का, उस प्रोसेस में जितने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। वेरी गुड। आपका नाम क्या है, ध्यानेश है या ज्ञानेश है? ज्ञानेश। ज्ञानेश। सर हिंदी में ज्ञानेश बोलते हैं। हिंदी में ज्ञानेश बोलते हैं, बहुत बढ़िया। और इंग्लिश में? इंग्लिश में कोई भी चलेगा। इंग्लिश में कोई भी चलेगा, बहुत बढ़िया। जस्ट बिकॉज क्योंकि हम नाम के बारे में बात कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास में, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, बट आई वुड लाइक टू शेयर दैट विथ यू। तो क्या होता है कि देर आर मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, राइट। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। जैसे जिनसे मैंने अभी बात की, तो इनका नाम ज्ञानेश है और हिंदी में ध्यानेश बोलते हैं, राइट। कुछ लैंग्वेजेस में पर्टिकुलर साउंड्स होते हैं और कुछ लैंग्वेजेस में वो वाले साउंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मराठी में ड़ होता है, राइट।
हिंदी में वैसा ड़ नहीं होता है, इंग्लिश में भी नहीं होता है। सो लोगों के नाम का सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होता, पूरा का पूरा नाम भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आई हैव एन एग्जांपल फॉर दिस। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, पैब्लो एस्कोबार। सो पैब्लो एस्कोबार किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ब नहीं होता, तो वहां पे उसको पौलो बोलते हैं। नाउ वी बीइंग फ्रॉम इंडिया, हम लोगों को ब भी प्रोनाउंस करना आता है और व भी प्रोनाउंस करना आता है और ऊ भी प्रोनाउंस करना आता है। सो वी कैन कॉल पाउलो एज वेल एज पैब्लो, बट देर आर सम लैंग्वेजेस जिसमें ब नहीं है। सो उन लोगों के लिए जो पर्सन होगा जिसका नाम पैब्लो होगा, तो वो पैब्लो नहीं बोलेंगे, उसको पौलो बोलेंगे। हमारे केस में वैसा नहीं होगा, हमारे लिए पौलो एंड पैब्लो आर कंप्लीटली टू डिफरेंट नेम्स। सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन अबाउट नेम्स। क्या डिस्कशन, मैंने ही बताया, आप लोगों ने सुना। एनीवेज, तो इन्होंने ये कंसेप्ट बताया that the number of electrons shared, gained or lost to fulfill the octet condition is called as valency. तो वैलेंसी तब डेवलप होता है जब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किए, मतलब जितने शेयर हुए वो भी वैलेंसी, जितने गेन हुए वो भी वैलेंसी, या जितने लॉस्ट हुए वो भी वैलेंसी। शेयरिंग वाली चीज को बोलते हैं कोवैलेंसी। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड या इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड को बोलते हैं आयोनिक वैलेंसी। नेक्स्ट पॉइंट रीड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अंजलि रीड करेगी। अंजलि प्लीज रीड। सर पॉइंट नंबर 4, ये वाला, this one 5. Okay, hydrogen valency is 1. It can share or donate 1 electron only. Would you like to explain this? Yes sir. Sir, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और इट कैन शेयर और डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। बट सर एक क्वेश्चन है। यस सर, सर हाइड्रोजन नॉन मेटल है, सो वो डोनेट कैसे कर सकता है? यस, वेरी गुड। सो दिस इज एन एक्सेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। अंजलि आपको म्यूट कर रहे हैं अभी, आई एम म्यूटिंग यू, प्लीज पे अटेंशन। अंजलि का डाउट था इट कैन शेयर और डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। सर लेकिन हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। दिस इज एन एक्सेप्शन। क्या होता है सर फिर हाइड्रोजन एक्सेप्शन क्यों बोला? हाइड्रोजन को मेटल बोल दो ना, फिर तो लाइफ का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन को मेटल बोलेंगे तो मेटल्स शेयर नहीं कर सकते, वो वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए हमने हाइड्रोजन को नॉन मेटल बोला। और हाइड्रोजन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने अपनी पूरी लाइफ में हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए नहीं देखा है। डोनेट करते हुए बहुत कम जगह देखा है। 10% ऑफ द रिएक्शंस में डोनेट कर सकता है, लेकिन 90% ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर मेड बाय शेयरिंग। तो उसके ज्यादा कंपाउंड्स शेयरिंग से बने, इसीलिए हाइड्रोजन को हमने नॉन मेटल बोला है। तो द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1. इट कैन शेयर और डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रीड करेंगे। कोई नए स्टूडेंट से रीड करवा दे। शौर्य ताथोड़, प्लीज रीड द लास्ट पॉइंट। Chlorine valency is 1. It can gain or share 1 electron only. Okay, would you like to explain this? म्यूट कर दिया क्या इन्होंने? ढूंढ के लाते हैं। शौर्य ताथोड़, would you like to explain this point? Yes sir. Please go ahead. It means that क्लोरीन की वैलेंसी एक है, वो इट कैन गेन मींस वो एक ले सकता है या शेयर कर सकता है एक ही इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड शौर्य। शौर्य आप बताएंगे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्या? शौर्य आंसर देके ना, म्यूट करने की घाई मत करो, ठीक है, बात करते हैं थोड़ा। यस शौर्य, आपको क्या लगता है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, बी कॉन्फिडेंट। क्यों नहीं डोनेट कर सकता? सर वो डोनेट नहीं कर, थ्योरी पढ़ी है। सॉरी, थ्योरी है, थ्योरी है, ठीक है।
एक्चुअली थ्योरी है, करेक्ट आंसर है, लेकिन क्लोरीन जो है वो मेटल नहीं है, तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करते, तो गेन मतलब एक्सेप्ट, so chlorine can gain electrons, chlorine is a non metal, chlorine can share electrons because chlorine is a non metal, chlorine metal नहीं है इसीलिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। ओके शौर्य? यस सर, यस वेरी गुड, आपको म्यूट कर देते हैं, थैंक यू। सो ये वाले पॉइंट्स मैंने नहीं बनाए, ये वाले पॉइंट्स एनसीईआरटी में प्रिंटेड है, वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर प्रेजेंट इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न दीज पॉइंट्स। इसमें डाउट्स है तो हाथ उठाओ, इफ यू हैव डिफिकल्टी इन एनी ऑफ दीज पॉइंट्स, मैंने हर पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी अगर कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो हम डिस्कस करेंगे। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टीज। अगर आपने हाथ उठाया था सेंटेंस रीड करने के लिए और आपको चांस नहीं मिला, बहुत सारे लेक्चर्स होंगे हमारे, आप लोगों से रीड करवाया जाएगा। ओके, ओजस डिफिकल्टी है क्या? अनम्यूट, ओजस प्लीज अनम्यूट। ओजस रिप्लाई नहीं कर रहे। सार्थक प्लीज अनम्यूट। So you told that hydrogen cannot accept electron, but it forms hydride by accepting electron. हाँ, तो हाइड्राइड 11th क्लास, ठीक है, हाइड्राइड वाली चीज 11th क्लास में। एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंसेप्ट आ जाता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंसेप्ट मुझे डिस्कस नहीं करना था, इसीलिए मैंने बोला कि हाइड्रोजन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वी विल डिस्कस दैट, वहाँ पे स्पेशल केस है, इट इज रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर, 11th क्लास में वो चीज डिस्कस हो जाएगी। फॉर द टाइम सर कौन सा कंपाउंड है का हाइड्राइड का? होते हैं ना, सोडियम हाइड्राइड होता है, लिथियम हाइड्राइड होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे थैंक यू सर। Okay, good. It is very good thing that you know about hydrides, but at the same time, it is a little bad thing because partial knowledge, half knowledge can be dangerous. And my intention is to provide you with complete knowledge, even though it is about less number of articles. मैं थोड़ा सा वैलेंसी पढ़ाऊं और थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाऊं, इससे आपको अच्छा तो बहुत लगेगा, अरे वाह सामने वाला ऑक्सीडेशन भी पढ़ा दिया, वैलेंसी भी पढ़ा दिया, लेकिन दोनों चीजें मैं आधी आधी नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को पूरी तरह से वैलेंसी समझे और फिर उसके बाद सही टाइम आने पर ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाओ। सो देयरफॉर आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड द हाइड्राइड्स वाला पार्ट। ठीक है, बीच में एक दो जगह ऐसा हुआ भी, किसी ने कुछ इंफॉर्मेशन पूछा था तो मैंने बोला 11th 12th के अकॉर्डिंग क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, बट हमारे केस में मैक्सिमम फॉस्फोरस शेयर करेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। माय इंटेंशन टू टीच इज, मेरा इंटेंशन है कि मैं आप लोगों को कम चीजें बताऊं लेकिन पूरी बताऊं, ज्यादा चीजें अधूरी अधूरी न बताऊं। ठीक है, एंड दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, बिकॉज राइट नाउ वी आर इन 9th क्लास, तो वैलेंसी मैं पढ़ाऊंगा 12th क्लास तक का, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जब आएगा तभी हम ऑक्सीडेशन नंबर से डील करेंगे। ठीक है, जितना टेक्स्ट बुक में वैलेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन है उससे ज्यादा चीजें मैं पढ़ाऊंगा, बट वैलेंसी की, ऑक्सीडेशन नंबर टेक्स्ट बुक में नहीं है तो हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिफिकल्टी आदित्य। हेलो सर। हेलो आदित्य। सर शेयर और डोनेट में डिफरेंस क्या है? शेयर करना मतलब वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच में पेयर बन के रह जाता है, डोनेट करना मतलब कंप्लीटली दे दिया। सो आपको डाउट एक्सप्लेन करने के लिए हम व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे। यस, दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है आयोनिक वैलेंसी और दूसरा होता है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी में होता है शेयरिंग और आयोनिक वैलेंसी में होता है कंप्लीट ट्रांसफर। कंप्लीट ट्रांसफर कराने के लिए एक डोनर होना चाहिए और एक एक्सेप्टर होना चाहिए। शेयरिंग करवाने के लिए दोनों शेयरिंग करने चाहिए, बराबर है।
अगर दो लोग आएंगे और शेयर करेंगे तभी शेयरिंग सक्सेसफुली होगा, और अगर एक डोनेट करेगा और दूसरा एक्सेप्ट करेगा तभी ट्रांसफर सक्सेसफुली होगा। ट्रांसफर का मतलब एक देने वाला चाहिए और एक लेने वाला चाहिए। शेयरिंग का मतलब दोनों ने मिलके इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने चाहिए। तो शेयरिंग का एग्जांपल देखो, शेयरिंग का एग्जांपल है हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिलके शेयर कर लिया। डोनर और एक्सेप्टर का एग्जांपल देखो, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और NaCl बना लिया। तो जब शेयरिंग होती है तो ऐसी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाती है जिसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयोनिक वैलेंसी में नहीं दिखाई देता। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। तो आयोनिक वैलेंसी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, वी नीड अ डोनर एंड वी नीड एन एक्सेप्टर। तो इसमें जो सोडियम है वो सोडियम है डोनर, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जो क्लोरीन है वो क्लोरीन है एक्सेप्टर, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे इन दोनों ने क्या किया, शेयर किया। ऑक्सीजन अगर आएगा तो ऑक्सीजन के केस में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। ये ऐसा लिखते हैं इसको, इसको हमने नाम दिया था डबल बॉन्ड। और ऐसा ही नाइट्रोजन अगर आएगा तो नाइट्रोजन में आता है, नाइट्रोजन में आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजन। आदित्य अनम्यूट। यस सर। समझा सर? पर सर फिर शेयरिंग में मतलब क्या फिर सर? अगर इलेक्ट्रॉन दोनों भी ले भी रहे और दे भी रहे तो फिर सर इलेक्ट्रॉन देने का कोई मतलब ही नहीं ना। नहीं ना, तो दे भी रहे और ले भी नहीं रहे, ऐसा नहीं है। देखो ये चीज लास्ट टाइम भी बताया था, हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है, उसके पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन को भी डुप्लेट कंप्लीट करना है, उसके पास भी खुद का एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो दोनों क्या करते हैं, आपस में आते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम मिल के शेयर करेंगे। तुम्हारे डुप्लेट के लिए भी यही 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे और मेरे डुप्लेट के लिए भी यही 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएंगे। यहाँ क्या हुआ, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, पूरी तरह से छोड़ दिया। अब सोडियम उसका हक नहीं जताता वो वाले इलेक्ट्रॉन पे, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से मिल गया। अब वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की प्रॉपर्टी बन चुका है। यहाँ पे दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसा सोचो कि 2 बिजनेस पार्टनर्स है, इस बिजनेस पार्टनर के पास 50 लाख है, इस बिजनेस पार्टनर के पास भी 50 लाख है, लेकिन दोनों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों ने 50-50 लाख दे के बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया। अब दोनों ओनर है ना बिजनेस के, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू कोवैलेंसी, इस हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी 1 करोड़ गिनी जाएगी और इस हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टी 1 करोड़ गिनी जाएगी, क्योंकि अब वो दोनों ने क्या किया, वो दोनों ने शेयर करना स्टार्ट कर दिया। शेयर करके वो दोनों उस कॉमन वाली चीज पे अपना हक जता सकते हैं। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसने दोनों के डुप्लेट में हेल्प किया। वैसे ही बाकी केसेस में ऑक्टेट में हेल्प मिल जाती है। आदित्य रिप्लाई। यस सर, थैंक यू सर, समझ गया। वेरी गुड। 1 minute is being given to write the information on the screen. स्क्रीन पे जो डिफरेंस लिखा है ना, वो कोवैलेंसी और आयोनिक वैलेंसी का डिफरेंस लिखा है। मैं चाहता हूं कि ये चीजें आप लोगों के नोट्स में हो। प्लीज राइट दिस डाउन।
चलो वी विल गो अहेड। आई अज्यूम लोगों ने लिख लिया होगा। वी विल टेक 2 मोर डाउट्स, 2 और डिफिकल्टीज हम एंटरटेन करेंगे। शर्वरी प्लीज आस्क योर डाउट। यस सर। सर पिछले स्लाइड में आपने लिखाया था कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता। हाँ ठीक है। सर फिर जब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा ना? यस वेरी गुड, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, करेक्ट। सर तो वो ऐसे नल कैसे रह सकता फिर? हाँ गुड, गुड डाउट, वेरी गुड पॉइंट। आई विल एक्सप्लेन दिस नाउ। शर्वरी आपको म्यूट पे रख दिया है मैंने। आई अज्यूम ये लोगों ने लिख लिया होगा। प्लीज लिख लो जल्दी से। ठीक है, अब शर्वरी का हम डाउट डिस्कस करते हैं। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उसका 1 ही आएगा। फिर अगर वो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, हाइड्रोजन डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बनेगा? वो बन जाएगा H प्लस। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते तो पॉजिटिव चार्ज आता है, याद करो लास्ट टाइम पे हमने देखा था। इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो निगेटिव, इलेक्ट्रॉन कम तो पॉजिटिव। अब जो H प्लस है उसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके शेल्स पूरे के पूरे खाली हो गए, वहां तो डुप्लेट भी नहीं बना और ऑक्टेट भी नहीं बना और कुछ भी नहीं बना। तो वो चीज नेचर में एग्जिस्ट करती है। H प्लस जो होता है वो दरअसल प्रोटॉन होता है। दिस इज एज गुड एज अ प्रोटॉन। देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, और ब्लू कलर का मैंने बनाया उसका पहला वाला ऑर्बिट। पहले वाले ऑर्बिट का नाम क्या है? के शेल। ठीक है, अब के शेल में मान लो कि येलो कलर का एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसका जो न्यूक्लियस है, ध्यान से देखना, इसका न्यूक्लियस, हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। इट डज नॉट हैव आएगा, इट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन्स। हाँ, इट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन्स, उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो प्लीज पे अटेंशन, मैं इरेजर से डिलीट करूंगा चीजें, बोर्ड पे ध्यान से देखो, चीजें हट जाएगी वहां से। अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो ये शेल भी हट जाएगा, तो के शेल बचा ही नहीं। तो क्या बचा? सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। तो H प्लस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन इज अ प्रोटॉन। हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद प्रोटॉन जैसा दिखेगा, H प्लस बोलते हैं। नेचर में वो वैसा का वैसा एग्जिस्ट कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाटर में डिसॉल्व रहता है। वाटर में क्या होता है? H प्लस डिसॉल्व रहता है। ठीक है, शर्वरी रिप्लाई यस सर, अंडरस्टूड सर। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, थैंक यू सर। यस। रिदांश बोलिए, रिदांश। रिदांश अनम्यूट प्लीज। Sir, what is the valency of calcium? सर जितना बोर्ड पे था उसी के रिस्पेक्ट में बात करनी थी। आज हम लोग एर्गॉन तक पहुंचे, कैल्शियम अगले हफ्ते आएगा। याद करो कल बोला था ना नियॉन तक, आज एर्गॉन तक पहुंचे। आज फॉस्फोरस वाला डाउट क्लियर हुआ ना, अब कैल्शियम वाला अगले टर्न पे। किसी का निकल वाला भी डाउट पेंडिंग है, उनको तो नींद भी नहीं आ रही है रात में। निकल का 18 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी वो स्टेबल क्यों नहीं है, क्यों रिएक्ट करता है, उनका आंसर अगले के अगले क्लास में मिलेगा। कैल्शियम विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास। ओके रिदांश, थैंक यू रिदांश। आदित्य। सर आपने H का कंसेप्ट बताया ना? हाँ सर फिर रेडियो एक्टिव एटम में क्या होता है? सर रेडियो एक्टिव एटम जो रहते हैं ना, उनके न्यूक्लियस में प्रॉब्लम रहता है। उनका जो न्यूक्लियस रहता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहता है। H प्लस का और रेडियो एक्टिव एटम्स का कुछ भी लेना देना नहीं है।
H प्लस कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट और रेडियो एक्टिव एटम्स कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट। जिसके न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हेवी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस का वेट लूज करने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियस का वेट लूज करने के प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। उसका H प्लस से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है आदित्य? Yes, sir. वेरी गुड। मधुरा प्लीज आस्क। मधुरा आस्क योर डाउट। In H2 formation, the hydrogen could even donate the electron. One hydrogen could donate and one hydrogen could gain that. Yes, it is possible that in hydrogen formation, one hydrogen can donate, but the other hydrogen is not ready to accept. हाइड्रोजन, याद है मैंने बोला, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं देखा जिसमें हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हो। तो हाइड्रोजन किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, तो खुद से तो डेफिनेटली नहीं करेगा। तो आप जो बोल रहे हो वो लॉजिकली करेक्ट है कि एक हाइड्रोजन दे देगा, दूसरा हाइड्रोजन ले लेगा, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज हाइड्रोजन का एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी नहीं है। ओके? Yes, done, sir. यस। अब जिनका डाउट था हाइड्राइड वाला, वो जो हाइड्राइड वाले, आई होप वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। देखिए क्या होता है, हाइड्राइड फॉर्मेशन में हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो चीज मुझे अभी डिस्कस नहीं करनी थी। क्यों नहीं डिस्कस करनी थी? क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट आता है। मैंने मधुरा का डाउट कंफर्टेबली इसलिए एक्सप्लेन कर पाया क्योंकि मधुरा को ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं है और मुझे उनको अभी बताना नहीं है। सो आई होप दैट हेल्प्स। प्लीज डोंट टेक दिस द अदर वे राउंड। मुझे आता है ऑक्सीडेशन नंबर, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन सही टाइम आने पर। एक लास्ट डाउट हम लेंगे एंड देन वी विल साइन ऑफ द क्लास फॉर टुडे। सुमेध कुलकर्णी, सुमेध प्लीज आस्क। सर ये आपने स्टेटमेंट लिखा है ना, हाइड्रोजन आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन इट्स प्रोटॉन। यस। सो कहाँ से मतलब रिमूव किया सर? मतलब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सुमेध? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एटॉमिक नंबर इज 1 सर। हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन हम हटा देंगे तो उसमें हाइड्रोजन में कुछ भी नहीं बचेगा ना, इलेक्ट्रॉन्स जीरो हो गए तो फिर प्रोटॉन ही बचा ना। ओके सर, अंडरस्टूड सर। अंडरस्टूड, वेरी गुड। कुणाल, कुणाल प्लीज आस्क। कुणाल शायद ऐसे हाथ उठा के देख रहे थे। हाँ बोलिए कुणाल, सॉरी बोलिए प्लीज। नहीं सर, वो सर आपने ये सेंटेंस बताया ना सर, हाइड्रोजन आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन इज अ प्रोटॉन, वो नहीं समझा सर। हाँ वो ना थोड़ा सा ग्रामेटिकली गलत हो गया है, ग्रामर गलत हो गया वो सेंटेंस में। वो सेंटेंस ना फिर से लिख देते हैं। स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में ऊपर देखो लिखा जा रहा है। सुनो सब लोग ध्यान से। हाइड्रोजन में क्या है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन्स है ही नहीं। फिर अगर इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो बचा क्या? एक प्रोटॉन बचा ना। तो आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हाइड्रोजन एटम इट बिकम्स अ प्रोटॉन बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट। एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो क्या बचेगा? एक प्रोटॉन ही तो बचेगा ना। वही चीज यहाँ पे लिखी है। ठीक है सार्थक? सर अगर ड्यूटेरियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ड्यूटेरियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन बचेगा। सर फिर उसका क्या होगा? कुछ सर नहीं वो तो होगा। प्रोटॉन जैसा भी नहीं बिहेव करेगा। नहीं करेगा ना, उसको वो प्रोटॉन जैसा बिहेव नहीं करेगा, इसलिए तो यहाँ हाइड्रोजन लिखा है। उसको डी प्लस बोलेंगे। वो प्रोटॉन जैसा बिहेव नहीं करेगा। सिर्फ हाइड्रोजन स्पेशल केस है जो प्रोटॉन जैसा बिहेव करेगा। थैंक यू सर। ओके गुड। सो आई विल साइन ऑफ द क्लास फॉर नाउ। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द क्लास। इट इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट कि आप लोग टॉपिक पढ़े, घर पे जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करें,
यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स देखें एंड आई ट्राई टू कवर मैक्सिमम ऑफ योर डिफिकल्टीज। फिर भी अगर क्लियर नहीं होती है तो हमारे पास बहुत सारे लेक्चर्स है, आप लोग व्हाट्सएप पर भी मुझे डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज पर, नॉट बाय कॉलिंग। It may so happen that I don't accept your call, but I will definitely reply to your WhatsApp messages. Thank you for attending the class. Have a nice weekend.